भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से चला करो। भारत की बात सुनाता हूं चैनल पर अपनी सीरीज बातें जन गण मन से। आज इस सीरीज में हम मिलेंगे एक ऐसे शख्स से जो 1975 में जेल भी गए थे। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे शख्स का इंटरव्यू क्यों जो जेल गए, तो आइए उन्हीं से जानेंगे उसका कारण क्या था। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं फरीदाबाद के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट श्री संजय अरोड़ा जी। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। भारत की बात सुनाता हूँ चैनल पर हमारी एक सीरीज बातें जन गण मन से आपका हृदय से स्वागत। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाला समय ऐसा हो जैसे रजत शर्मा का आपकी अदालत। अरे वाह, क्या बात है सर। इतना फेमस हो, लोगों को इतनी अच्छी अच्छी बातें पहुंचाने के लिए। बहुत बढ़िया भाई, लोगों का आप लोगों का सहयोग रहेगा तो दिल्ली दूर नहीं है। शुभकामनाएं आपके साथ है। कहाँ से शुरू करें? जी करो। संजय जी मिलने आए थे और हमने ऐसी कॉफी पीते पीते शूटिंग कर ली। सो कहाँ से शुरू किया जाए? 1975 में इमरजेंसी लगाने की इंदिरा गांधी को क्यों जरूरत पड़ी? बहुत पुरानी बात हो गई, आज से लगभग कितनी साल पुरानी बात है, 47 साल पुरानी बात हो गई, तो भूल गए और याद कर लेते हैं। हाँ, नई बातें ताज़ा होनी चाहिए और समाज को भी पता लगना चाहिए, नई युवा पीढ़ी को भी पता लगना चाहिए। हमने तो सरकार से भी आपके कहा है कि कम से कम जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसमें इसको एज ए सब्जेक्ट ये डाला जाए, क्योंकि वास्तव में बहुत एक काला इतिहास अपने लोकतंत्र का है, काला धब्बे के समान से है। और उस समय तो कई कारण रहे, गतिविधियाँ इतनी तेज़ी के साथ बदली कि उसको इंदिरा गांधी को उसमें इमरजेंसी लगानी पड़ी। जैसे सबसे पहले तो 1975 की बात है, जो 1975 से 1977 तक इमरजेंसी लगी। 1975 25 जून रात्रि से लगी और 21 मार्च 77 तक, ये लगभग 21 महीने तक देश में आपातकाल था। आपातकाल मतलब डिक्टेटरशिप, तानाशाही। आप कल्पना कर सकते हैं, इतने बड़े लोकतंत्र में, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और उसमें एक तानाशाह गवर्नमेंट चल रही थी। और उसका एक कारण, कई कारण थे। एक कारण तो यह था कि गुजरात के अंदर 1973 में एक बड़ा आंदोलन हुआ। उस समय जो बेरोजगारी थी, कॉलेज विद्यार्थियों का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, और महंगाई थी, भ्रष्टाचार था, अराजकता थी देश में। तो वहाँ की गवर्नमेंट के अगेंस्ट, सरकार के अगेंस्ट एक जन आंदोलन के रूप में यह रहा। और उस समय इंदिरा गांधी ने वहाँ की सरकार को हटा करके और वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया, जिसके विरोध में पटना में, बिहार में ये आंदोलन प्रारंभ हुआ कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच में, उन्हीं मांगों को लेकर के कि बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, खाद्यान्नों की बड़ी कमी थी, कीमतें आसमान पे चढ़ी हुई थी, लोगों को खाने को नहीं था। तो इस अराजकता को दूर करने के लिए उन्होंने जन आंदोलन वहाँ पे किया। और उस समय जो समाजवादी पार्टी के और संस्थापक बाबू जयप्रकाश नारायण, उनको उन्होंने आग्रह किया कि आप हमारा नेतृत्व संभालो। उस समय उस आयु में लगभग शायद 80 वर्ष के रहे होंगे। उस आयु में उन्होंने राजनीति छोड़ दी थी और सामाजिक कामों में लगे हुए थे, पर फिर भी उन्होंने कहा कि मैं यह आंदोलन का नेतृत्व करूंगा। लेकिन 2 शर्तें रखी उन्होंने। पहली शर्त तो ये थी कि ये अहिंसक होना चाहिए, इसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए, और पूरी तरह सत्याग्रह की तरह हो। हाँ, ऐसी सत्याग्रह की तरह हो, और इसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए। और एक ये था कि भाई ये अंतिम चरण तक इसको पहुंचाएंगे। और 2 कारण ये रहे। तीसरा ये था कि उस समय जॉर्ज फर्नांडीज, जो एक बहुत बड़े और यूनियन लीडर थे, उन्होंने रेलवेज में ये स्ट्राइक कर दी। स्ट्राइक उनकी अपनी कुछ मांगों को लेकर थी, जैसे वेतन की मांग हो गई, भत्ते की मांग हो गई, या सेवा के भी कुछ
कारण रहे होंगे, उनको लेकर के वो मांगे थी और रेलवे स्ट्राइक कर दी उन्होंने पूरे देश में। आप कल्पना करो, जहाँ लाखों लोग, सबसे बड़ी रेलवे अर्थव्यवस्था है हमारी, पूरे दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे है, वहाँ पे एकदम जाम लग जाए और लोग न आ सकते हैं न जा सकते हैं, बसें वगैरह सबने उनके यूनियन ने उनका साथ दिया, माल ढुलाई नहीं हो सकती। तो एक तरह से अराजकता ये पूरी फैल गई। और उसके बाद एक सबसे बड़ा जो कारण रहा वो ये रहा कि सन 1971 में इंदिरा गांधी जब इलेक्शन लड़ी थी, एमपी के इलेक्शन हुए थे केंद्र सरकार के, जो इलेक्शन लड़ी थी वो रायबरेली से लड़ी। तो उनके अगेंस्ट खड़ा हुआ था राजनारायण था समाजवादी पार्टी से जी। वो खड़ा हुआ, तो उसने उसी समय केस किया कि इंदिरा गांधी ने और जो इलेक्शन जीता है ये इलेक्शन उन्होंने और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके ये जीता है। तो उसका डिसीजन भी 12 जून 1975 को आया, 4 साल बाद। ये सब डेवलपमेंट तो हो रही थी, लेकिन उसके साथ में ये एक बहुत बड़ा डिसीजन आया कि इंदिरा गांधी ने मिसयूज करते हुए और जो इलेक्शन जीता है तो उसको इलेक्शन को निरस्त कर दिया। वहाँ की जस्टिस सिन्हा थे, जगमोहन सिन्हा, उन्होंने उसको निरस्त कर दिया और ये कहा कि 6 साल तक इंदिरा गांधी जो है ये इलेक्शन नहीं लड़ सकती, कोई पद नहीं संभाल सकती। जो प्राइम मिनिस्टर, जो 28 साल से मतलब प्राइम मिनिस्टर और पूरा देश जिन्होंने संभाला, उनके लिए इतना बड़ा झटका बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात। तो उनका सहन नहीं हुआ। तो उसके बाद ये जो आंदोलन चल रहा था, जयप्रकाश आंदोलन, जिसमें ये सब लालू प्रसाद हो गया, सभी उस समय के जितने नेता थे सब जुड़े हुए थे, अटल जी, अडवाणी, मतलब जितनी धार्मिक सामाजिक संस्थाएं थी, राजनीतिक संस्थाएं थी, सब जुड़ी हुई थी। उन्होंने मतलब जैसे ही ये डिसीजन आया तो उन्होंने कहा 24 जून को दिल्ली में बहुत बड़ा एक सम्मेलन, जनता का सम्मेलन कहा और एक नारा दिया कि इंदिरा गांधी सिंहासन खाली करो, अब जनता आती है। तो भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए एक बहुत बड़ा एक आंदोलन, जन आंदोलन उस समय चला। और उस समय उन्होंने जो 25 तारीख की रैली थी, 25 जून को 1975 को, उसमें जयप्रकाश जी ने कहा कि सेना को और पुलिस को आह्वान किया कि आप सरकार की कहना मत मानो, मतलब उनकी जो गलत नीतियां उनका कहना मत मानो। और उसके कारण से इंदिरा गांधी इतनी घबरा गई कि उसने 25 जून रात को ही फखरुद्दीन अली अहमद जो राष्ट्रपति थे उनको कह करके रात्रि को ही और इमरजेंसी ये डिक्लेयर करा दी। यानी कि इंदिरा गांधी इतना डर गई थी, उस आंदोलन के खौफ इतना हो गया कि इंदिरा गांधी इतना डर गई कि उन्होंने एक इमरजेंसी लगाने का, सत्ता हाथ से जा रही थी और 6 साल के लिए प्रतिबंध था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कह भी दिया था कि भाई वो संसद नहीं जा सकते, संसद में कोई काम नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी उनको सहन नहीं हुआ और उन्होंने रातों रात पूरे देश के जितने नेता थे सारे अरेस्ट कर लिए। अटल जी, अडवाणी जी, मोरारजी देसाई और लालू प्रसाद, ये मुलायम सिंह, सभी जॉर्ज फर्नांडीज, बहुत बड़े बड़े नेता थे, सारे के सारे अरेस्ट कर दिए। पेपरों पे, मतलब आप कल्पना कर सकते हो कि इमरजेंसी कहना आसान है, लेकिन आपातकाल क्या था, पेपरों में सेंसरशिप थी, उनके अगेंस्ट, सरकार के अगेंस्ट कोई कुछ कह नहीं सकता था। पेपर में सरकार को पहले बता करके उसे सेंसर करा करके तब पेपर छपते थे। पेपर में कईयों ने उसके विरोध स्वरूप अपने जो ऑडिटोरियल होते हैं, संपादकीय होते हैं, उसको ब्लैक लाइनिंग में खाली छोड़ा उसका विरोध स्वरूप, लेकिन कुछ कह नहीं पाए वो, इतना ज़्यादा। और उसमें दहशत थी लोगों के मन में कि कुछ उसके अगेंस्ट कर ही नहीं पाए और 21 महीने तक ये सब चलता रहा। आपातकाल की घोषणा ने देश की राजनीति में दूरगामी बदलाव की शुरुआत की और लोकतंत्र के मूल्यों की अहमियत भी दिखाई। 25 जून 1975 को रातों रात सब कुछ बदल गया। 26 जून 1975 का दिन भारत के इतिहास का सबसे काला दिन कहा जाता है। लोकतांत्रिक भारत का काला अध्याय 21 मार्च 1977 को खत्म हुआ। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अनुरोध पर धारा 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की थी। आजाद भारत के दौर का ये सबसे विवादास्पद दौर माना जाता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने इसे सबसे काले घंटों की संज्ञा दी। इस घोषणा के तुरंत बाद रातों रात कई नेता हिरासत में ले लिए गए। वास्तव में 25 जून की घटनाओं की जड़ 12 जून 1975 थी,
उस दिन सुबह सुबह ये खबर आई कि अदालत ने फैसला सुनाया है कि इंदिरा गांधी ने 1971 में रायबरेली चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया था और इस कारण न्यायालय ने उनका चुनाव रद्द कर दिया और उन्हें 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी घोषित कर दिया। अदालत का यही फैसला आपातकाल लागू करने का मुख्य कारण बना, लेकिन सरकार ने सुरक्षा, पाकिस्तान के साथ युद्ध, सूखा, 1973 के तेल संकट का हवाला देते हुए इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। सरकार ने दावा किया कि हड़तालों और विरोध प्रदर्शनों के कारण देश की गति रुक रही है। सरकार ने आंतरिक अस्थिरता का हवाला देते हुए कहा कि इससे देश की सुरक्षा को खतरा है। वहीं आज भी लोगों को याद है कि इस दौरान जबरन नसबंदी की गई, राजनीतिक गिरफ्तारियां हुई और बड़े पैमाने पर झुग्गी झोंपड़ियों का सफाया किया गया। जयप्रकाश नारायण, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे धुरंधर नेताओं को बिना किसी कारण जेल में डाल दिया गया। लाल कृष्ण आडवाणी ने इसे नाजी शासन का एक रूप बताया और इंदिरा गांधी के कदम की तुलना हिटलर से की। आपातकाल से पहले देश एक बदलाव के दौर से गुजर रहा था। 5 जून 1975 को बिहार में अपने प्रसिद्ध भाषण में जयप्रकाश ने कहा कि भ्रष्टाचार मिटाना, बेरोजगारी दूर करना, शिक्षा में क्रांति लाना ऐसी चीजें हैं जो आज की व्यवस्था से पूरी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा यह तभी संभव है जब संपूर्ण व्यवस्था बदल दी जाए। पहली बार जेपी ने संपूर्ण क्रांति के शब्द का इस्तेमाल किया। बिहार में लगी चिंगारी कब पूरे भारत में फैल गई पता ही नहीं चला। 1975 में अदालत में गांधी पर चुनावों में भ्रष्टाचार का आरोप साबित हो गया और जयप्रकाश ने उनके इस्तीफे की मांग की, लेकिन कुछ समय बाद ही इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। जेपी के नाम से मशहूर जयप्रकाश नारायण घर घर क्रांति के पर्याय बन गए। उस समय राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस विरोधी लहर थी, लेकिन किसी को भी ये आभास नहीं था कि इंदिरा गांधी भी चुनाव हार सकती हैं। लेकिन जब नतीजे आए तो आधी रात को आकाशवाणी से घोषणा हुई कि रायबरेली लोकसभा सीट पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने प्रतिद्वंदी जनता पार्टी के राज नारायण से करीब 55,000 मतों से चुनाव हार गयी, तो पूरा देश स्तब्ध रह गया। आपातकाल का दंश झेल रही देश की जनता के लिए ये व्यक्ति से ऊपर लोकतंत्र की जीत थी। इसके बाद 1977 में चुनावों की घोषणा की गई। इस आपातकाल ने कांग्रेस को बुरी तरह से हार दिलाई और आजाद भारत में पहली बार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। 1975 में जब इमरजेंसी लगी, उस जो पीरियड था, वो 19-20 महीने का जो पीरियड था, क्या उस टाइम पीरियड में हालात सुधरे? हालात कहने को तो थोड़े बहुत सुधरे होंगे। हो सकता है ट्रेन समय से आने लगी हो, सरकारी कर्मचारी कुछ समय के लिए समय से ऑफिस जाने लगे हों, लेकिन बाद में तो वैसे ही हो जाता है। लेकिन लोगों में दहशत बहुत थी और आलम ये था कि सरकार ने किसी को भी बिना किसी FIR के कुछ भी, और 2 उन्होंने एक्ट बनाए थे, एक DIR और एक मीसा। तो जिसमें बड़े बड़े नेता थे सब, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसके अंदर पहले दिन ही उन्होंने अरेस्ट कर लिए और 21 महीने तक वो लोग रहे। और बाकी जिन लोगों ने भी सत्याग्रह किए इमरजेंसी हटाने के लिए, जैसे हम लोगों ने सत्याग्रह किए, तो उनको DIR वगैरह में उन्होंने रखा। तो कोई पूछ नहीं सकता था कि क्यों रखा। ये कोई, हम लोग जब जेल में गए तो उससे पहले हम कोर्ट आंदोलन करके गए, सत्याग्रह करके गए। 14 लोग थे फरीदाबाद से। तब जज के सामने जब ले गए हमारे को, तो जज कहता है कि इन लोगों ने देश के समाज के अगेंस्ट काम किया है, और वही जज, वही कानून, वही स्टेट, जब इमरजेंसी समाप्त हुई 1977 में, तो वही हम थे। वो कहता है जिन लोगों का अंदर रहना ये देश के लिए ठीक नहीं। तो कोई कानून नहीं था, किसी को भी कैसे भी अंदर कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात है, उस समय जो ज्यादतियां हुई वो तो असहनीय है। मतलब उस समय, और जो नसबंदी की गई, मुझे याद है उस समय 18 वर्ष की आयु से लेकर के 80 वर्ष तक के लोगों की नसबंदी की गई, और खाली अपने नंबर पूरे करने के लिए सरकारी कर्मचारियों ने की। और फरीदाबाद में भी एक बहुत बड़ा इंसिडेंस हुआ। ये प्याली चौक पे हजारों की संख्या में झुग्गियां हुआ करती थी। वहां जब पुलिस गई नसबंदी के लिए, पकड़ने के लिए, तो पथराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ, गोलियां चली और कई लोग और पुलिस वाले मारे गए। भारत की बात सुनाता हूं चैनल पर आप देख रहे हैं बातें जनगण मन से। हम बात कर रहे हैं
हमारे फरीदाबाद के जाने माने चेहरे श्री संजय अरोड़ा जी से। मेरी जानकारी में है कि उस इमरजेंसी के पीरियड में जब शुरुआत हुई थी, पकड़ धकड़ गिरफ्तारियां हो रही थी, आप भी गिरफ्तार हुए थे। जेल का अनुभव कैसा था? जेल का क्या अनुभव- वास्तव में वहां मतलब उन्होंने पूरा स्वागत किया, वो सेवा की? क्योंकि ऐसा सुना है कि भाई इंदिरा गांधी ने कोई ऐसा काम नहीं किया। वास्तविकता क्या थी? उस समय जो थे यहाँ बंसीलाल जी, मुझे लगता है शायद चीफ मिनिस्टर थे या डिफेंस मिनिस्टर थे स्टेट उसके, तो उन्होंने बहुत ज्यादतियाँ की हरडा में इंदिरा गांधी को खुश करने के लिए। और जैसे हम लोग थे, हम लोग ने तो सत्याग्रह करके गए, तो सत्याग्रह उसमें छोटे होते थे, 18-19 वर्ष की आयु थी, जी, और हथकड़ी भी पहनाते थे, तो वो लपेटे लपेटे करके पहनाते, नहीं तो हथकड़ी निकल निकल जाती। जाती थी। तो जेल में गए तो जेल ने भी कहा, जेलर ने भी कहा कि भाई तुम आए हो इतनी छोटी उम्र में, क्या करने आए हो यहाँ पे, तुम्हें किसने बदला के भेजा है। और उससे पहले जो जेल की व्यवस्थाएं थी, जेल की व्यवस्थाएं तो ऐसी थी, ना खाने को ठीक मिलता था, ना वहाँ शौचालयों की ठीक से व्यवस्था थी। जैसे आतंक मचा के रखते हैं जेलर, वैसे आतंक मचा के रखते थे, किसी को भी मार देना, पीट देना। लेकिन हम लोग क्योंकि पॉलिटिकल प्रिजनर थे एक तरह से, तो हम लोगों के साथ वो ज्यादतियाँ तो नहीं हुई, लेकिन अंदर सत्याग्रह जरूर करने पड़े हम लोगों को, भोजन ठीक कराने के लिए, शौचालय वगैरह ठीक कराने के लिए, थोड़ी व्यवस्थाएं सुधारने के लिए। लेकिन उसमें दो बातें थी, जब हम लोग सत्याग्रह करके गए, लेकिन एक अपना उस समय सरकार को की ज्यादतियों को जनता के पास पहुंचाने के लिए एक दर्पण करके पेपर छपा करता था, जो हम लोग साइक्लो स्टाइल भी छापते थे। साइक्लो स्टाइल होते हाँ, थे। एक अपनी 24 सेक्टर में एक फैक्ट्री थी, जी। सत्य नारायण जी थे उसके मालिक, जी जी। और उन्होंने उस फैक्ट्री में एक तरह से भूतिया फैक्ट्री बोलते थे, काम वाम नहीं होता था, सुनसान जगह पे फैक्ट्री थी, बड़े से बड़े हमारे अधिकारी जो आंदोलन चलाते थे उसमें रहते थे वो। जी। तो वहाँ पर साइक्लो स्टाइल मशीन लगा रखी थी हमने। बाद में अपने कार्यकर्ता वहाँ पकड़े गए, सीआईडी वालों ने पकड़े, तो वो भी पकड़ी गई। और आप कल्पना नहीं करोगे कि उस समय जब कंपोजिंग हुआ करती थी, आज के जैसे नहीं है, तो अपने ही कार्यकर्ता वहाँ पर रात भर, और अपनी जिनकी प्रेस होती थी, एक बाली जी थे 1-2 नंबर चौक पे, वो पेंटिंग कंपोजिंग करते थे रात भर, रात को खुद करनी पड़ती थी, क्योंकि खुद नहीं करेंगे किसी से करवाएंगे तो लीक हो ठीक हो जाएगा। जाएगा। खुद कंपोजिंग करना, खुद उसको प्रिंट करना और हमें देना। और 10-10 हज़ार की संख्या में वो लीव लाइट वगैरह आते थे, पूरे हरियाणा में जाते थे, बांटते थे। जी जी, मैं उस समय दिल्ली में था, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि उस समय साइक्लो स्टाइल मशीन एक मैटाडोर वैन में रखकर लगा रखी थी, और वैन दिन भर घूमती थी, उसमें साइक्लो स्टाइल होता था, और पर्टिकुलर उसके कुछ पॉइंट होते थे जहाँ पर पॉम्पलेट्स उतारे जाते थे। ठीक बात है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो पत्रक था, वो जिसके हाथ पकड़ा गया, वो बांटते हुए पकड़ा गया, उसकी फिर खैर नहीं। खैर। उसको तो बर्फ की सिल्लियों पे लिटाना, टॉर्चर करना, नाखून निकाल लेना, मतलब उनको मैंने बहुत सुना है torture अपने किया। भी कुछ ऐसे लोग हाँ, थे अपने जिनके कार्यकर्ता नाखून उनको torture बकायदा किया। टॉर्चर करके खींचे गए थे। कोई सुनवाई नहीं थी, कोई कानून नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ डिक्टेटरशिप थी। इसी का नाम इमरजेंसी थी। इमरजेंसी वो इमरजेंसी नहीं थी जो किसी काम के लिए इमरजेंसी होती जी, जी, है, तानाशाही वाली इमरजेंसी थी। देश की सेना का सिपाही यदि सीमा पर शहीद होता है, तो उसके परिवार को सरकार द्वारा, सेना द्वारा बहुत सारी आर्थिक सहायताएं दी जाती हैं। इमरजेंसी के उस टाइम पीरियड के अंदर जो कार्यकर्ता शहीद हुए, उन्हें क्या मिला? वास्तव में देश पे जो शहीद होने वाले सैनिक हैं, या जो देश पे शहीद हो गए, भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, उनकी क्रांतिकारी थे वो। हाँ, जो भी क्रांतिकारी थे, उनकी तुलना अपने से करना ये बेमानी है। और जो सैनिक शहीद होते हैं, उनके लिए तो जितना भी करे सरकार उतना कम है, समाज जितना भी करे उतना कम है, क्योंकि वो अपने हमारे लिए लड़ते हैं, उसी कारण से हम सुख चैन से यहाँ जिंदगी। लेकिन मेरा सवाल यहाँ ये है कि इमरजेंसी के उस पीरियड के दौरान जो समाज के लिए, देश के लिए जो कार्यकर्ता अपना, जिसने अपनी जान दे दी, आखिर वो भी तो एक क्रांतिकारी था। बहुत से कार्यकर्ता ऐसे रहे जिनकी उस समय नौकरियां चली गई, और जीवन भर फिर उनको जो सरकारी नौकरियां थी वो चली गई, और
जैसे मेरे जैसे जो ज़्यादा समय जेल में रहे उनका 1 साल पढ़ाई का ख़राब हो गया ड्यू टू शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस शॉर्ट थी। लेकिन हम लोगों को उस समय भी केंद्रीय सरकार ने कहा था कि आप लोगों को हम पेंशन लगा देते हैं, सुविधाएं दे देते हैं, लेकिन हम लोगों ने मना कर दिया। और उस समय लगभग 1.5 लाख लोग ये जेलों में गए थे, 18 वर्ष की आयु से 13 वर्ष की आयु में और बड़ी उम्र की आयु में, ये सब लोग उस समय जेलों में गए। और हम लोगों ने ये सोच के नहीं गए थे कि अब वापस भी आएंगे कि नहीं आएंगे, इस परिस्थितियों में जेलों में गए कि क्योंकि उसमें इतना माहौल दहशत का था, डर का था, कोई किसी से कुछ कह नहीं सकता था। कहते थे कि दीवानों को भी कान होते हैं। उस समय सत्याग्रह करके जेल में जाना, ये उस समय शायद अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और स्वतंत्रता के आंदोलन में भी 1.5 लाख लोग एक बार में कभी जेलों में नहीं रहे। और इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उसी के कारण से इमरजेंसी हटानी पड़ी जी। लेकिन उसके बाद में उस समय तो मना कर दिया हम लोगों ने केंद्र सरकार को, लेकिन उसके बाद में जब शायद उस समय 18-20 वर्ष के रहे होंगे, 47 वर्ष हो गए, 20-25 वर्ष के भी रहे होंगे, तो वो उस समय 70-75 साल के 80 साल के हैं जी। अब वो बुजुर्ग हो गए जी। तो उसमें से बहुत कम लोग रह गए। जैसे हरियाणा में भी उस समय 1.5 लाख लोग हैं, उसमें से कितने रह गए होंगे, मुश्किल से 40-50 हजार। ऐसे ही फरीदाबाद में जो हरियाणा में गए थे वो 851 लोग गए थे जेलों में। उस समय मुश्किल से 200-250 अब रह गए, उसमें भी बहुत बुजुर्ग हो गए। तो उनकी आर्थिक स्थिति भी कईयों की बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि उस समय जो झटका लगा उससे उबर नहीं पाए वो। तो उस आर्थिक स्थिति के कारण से फिर सरकार से थोड़ा सा सरकार ने विचार किया, आग्रह भी इनके लिए भी कुछ करना चाहिए। तो कुछ राज्यों की सरकारों ने, जैसे हरियाणा सरकार ने भी ताम्रपत्र दिया जी। और 10,000 रुपये ये सम्मान राशि, ये भी जो लोकतंत्र सेनानी यह दर्जा दिया गया और एक सम्मान राशि भी देते हैं, जिससे कार्यकर्ता का, लोकतंत्र सेनानी का सम्मान भी परिवार में बढ़ता है। और उस समय जो उसको दिक्कतें हैं, ज़्यादातर मेडिकल की ज़्यादा दिक्कत आती है, तो उसमें भी उसको सहायता मिलती है। अभी पिछले हफ्ते की मैं घटना बताऊँ आपको जी। अपने 5 नंबर में ही एक वासुदेव जी पृथ्वी, उनका स्वर्गवास हुआ, 1 महीना वो कोमा में रहे। तो उसी पेंशन की राशि से 4 लाख रुपए लगा करके घर वालों ने उनकी और देखभाल की। तो ये थोड़ा सा मेडिकल की भी अभी सुविधा सरकार शायद देने वाली है। बहुत अच्छी बात है और ज़रूरी भी है ऐसे व्यक्तियों को सहायता करना कि उस समय मान लो जितने भी लोग जेलों में गए, लेकिन उससे कहीं बहुत ज़्यादा लोगों ने बाहर रह के काम किया, उनके परिवारों को संभाला जी। और उनको समाज में, जैसे मैंने बताया, पत्रक बांटना, समाज को जागरण करना, ऐसे बहुत लोगों ने बाहर रह के भी काम किया। तो उनका भी कोई सहयोग, ये पार्टिसिपेशन कम नहीं है। आज के अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को देखें तो क्या भाजपा ही सही विकल्प है? एक देश के लिए, समाज के लिए सोचने वाली एक बहुत बड़ी पार्टी है, हिंदुत्व के लिए सोचने वाली एक बहुत बड़ी पार्टी है। और हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व, ये ऐसा कहते हैं। उसका कारण भी है कि ये जितने भी यहाँ पे रहने वाले मुस्लिम्स हैं, ईसाई हैं या बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, इनका ओरिजिन जो है वो हिंदू ही है। अब शेख अब्दुल्ला है, फारूक अब्दुल्ला है, उमर अब्दुल्ला है, ये भी कहते हैं कि हम सब, हमारे जो पूर्वज थे वो हिंदू थे, लेकिन पूजा पद्धति बदलने के कारण से हम और अब उस वापस नहीं जा सकते। वो ठीक भी है और अपने को भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर के और देश का जो हिंदुत्व है उस भाव को अपने मन में रखते हुए, देश और समाज ये पहले, और मैं सुपीरियर हूँ, मेरा धर्म सबसे बड़ा है, बाकी मेरे सामने निम्न है, यह भावना रखते हुए यदि हम काम करें कोई भी तो ठीक है। और इसी भाव को लेकर के और मुझे लगता है बीजेपी काम कर रही है। और अभी एक बहुत बड़ी बात, एक रिटायर्ड ऑफिसर थे NHAI के जो हाईवेज बनाते हैं, वो उनसे मेरी बात हुई लास्ट वीक, तो वो कहते हैं कि इस सरकार में
एक अच्छी बात है। मैंने कहा करप्शन कम नहीं हो रहा। कहते हैं इसमें, इस सरकार में एक अच्छी बात है कि हाई लेवल पे, मतलब प्रधानमंत्री लेवल पे, मुख्यमंत्री लेवल पे, या उन लेवल पे करप्शन नहीं है, जो कि सैकड़ों हजारों करोड़ की होती थी। नीचे तो है अभी, लेकिन नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये शायद इसी सरकार में संभव है, क्योंकि पिछली इसमें इतनी डिफेंस डील हुई, इतने हाईवेज बने, कोई करप्शन के किसी बड़े ऐसे नेता पे, बड़े मंत्री पे कोई करप्शन चार्जेस नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक, करप्शन चार्जेस नहीं है, लेकिन डाटा ये कहता है कि भाजपा की जो करप्शन रेट पहले 20% था वो 25% हो चुका है। बताया ऊपर के लेवल पे नहीं है, लेकिन नीचे के लेवल पे ये कहीं ना कहीं तो बढ़ा है। अब हमारे बढ़ा है, वो कंट्रोल होना चाहिए। ये सबकी इच्छा है। ये अपने जो समाज में करप्शन है, ये दीमक की तरह है। यदि करप्शन ना हो तो हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसके लिए अभी अपने हरियाणा सरकार ने भी बहुत से काम किए हैं। एक बात मुझे ध्यान आती है कि उस समय जब इंदिरा गांधी 75 में करप्शन बहुत कर रही थी, तो एक अभियान चला और हमने उसके विरोध में आवाज उठाई। आपको ऐसा लगता है कि आज अगर भाजपा के समाज टाइम पीरियड में भी करप्शन बढ़ रही है तो कोई और पार्टी, राहुल गांधी ले लेते हैं, क्या वैसा अभियान चलाएगा और वो सब करे तो क्या वो कामयाब हो सकता है? राहुल जी की बात नहीं करनी चाहिए, वो किन कारणों से उन्होंने ये यात्रा निकाली है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जयप्रकाश जी ने जो समग्र क्रांति के लिए आह्वान किया था, उसमें सबसे बड़ा यही था कि आमूल चूक परिवर्तन पूरी व्यवस्था में ये करना था, जिसमें सबसे बड़ा था करप्शन समाप्त जी। उसकी परिणति बहुत दुखद बात है कि जनता पार्टी के रूप में हुई। और उसके बाद अब अन्ना हजारे जी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन देश में सिर्फ और सिर्फ करप्शन के अगेंस्ट किया, लेकिन उनके सहयोगियों ने छल कपट करके और अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण से, और उसकी भी परिणति आप पार्टी के रूप, राजनीतिक पार्टी के रूप में, ये देश का दुर्भाग्य है। यदि ये ना हो तो देश हमारे सोने की चिड़िया था और सोने की चिड़िया बन सकता है। एक समय में आप मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे आज के सीएम मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर के बहुत क्लोज रहे हैं। फरीदाबाद में उनके साथ साइकिल पर भी घूमे हैं, मैं भी घूमा हूँ उनके साथ, आप भी घूमे हैं। सो आज वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आपकी तरफ से आप उन्हें कोई ऐसा सलाह या ऐसा कोई मशवरा देना चाहेंगे? जैसे आपने कहा कि मेरे निकट हैं, आपके निकट हैं, तो सन 80 में जो उन्होंने सामाजिक जीवन प्रारंभ किया, फरीदाबाद से ही एक प्रचारक के रूप में, संघ के प्रचारक के रूप में उन्होंने शुरू किया। वो यहाँ रहे। उसके बाद सन 94 तक वो संघ के प्रचारक के रूप में पूरे हरियाणा में भ्रमण करते रहे। सन 94 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। उसके बाद अभी तक, यानी लगभग 42 वर्ष हो गए सामाजिक जीवन में है वो भी हरियाणा में। उसके कारण से मेरे आपके जैसे शायद हजारों लोगों से उनके संबंध हैं, और उनका स्वभाव है, मिलनसार स्वभाव है, एक स्नेह वाला स्वभाव है, तो वो सबको अपना बना लेते हैं और सबको लगता है कि मेरे अपने ही हैं। तो उसके कारण से, और बहुत ज़्यादा तो व्यक्तिगत काम तो आप नहीं करा सकते उनसे, लेकिन सामाजिक काम के लिए जब भी किसी ने कहा है तो वो काम हुए हैं। फरीदाबाद में भी एक जो हमने काम उनको कहे तो उन्होंने तुरंत उन पे संज्ञान लिया और उन कार्य को उन्होंने किया। भारत की बात सुनाता हूँ चैनल पर चल रही हमारी चर्चा बातें जन गण मन से। आज हम बातें कर रहे हैं संजय जी अरोड़ा के साथ। कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाते हुए आप सबसे आग्रह है कि वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करने से खुशियां बढ़ती हैं। आपके कमेंट्स हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। चैनल पर सीरीज को बनाने में समय और धन खर्च होता है, जिसके लिए हम आपके आभारी हैं। भारत की बात सुनाता हूं बातें जन गण मन से। भारत की बात सुनाता हूं चैनल पर हमारे इस एपिसोड में बातें जन गण मन से। संजय जी, आप आए हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी आपसे चर्चा का मौका मिलता रहेगा। अनिल नैयर जी के इस चैनल भारत की बात सुनाता हूँ कि सीरियल कार्यक्रम बातें जन गण मन से मैं युवाओं को भी भारत के कुछ संदेश देना चाहता हूँ। आज हमारे जो भारत है ये युवा भारत है, लगभग 35% युवा, और आज हमारे देश में दुनिया में इतनी बड़ी संख्या के में युवा है नहीं, और सब सक्षम हैं, मेहनती हैं, जुझारू हैं और पढ़े लिखे हैं। हर तरह से देश और समाज की प्रगति में, अपनी प्रगति में ये सब लगे हुए हैं। तो लेकिन कभी निराश ये नहीं होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं यदि कोई परीक्षा में, यदि कोई नौकरी में, यदि किसी कारण से भी निराश है तो उसको निराश नहीं होना चाहिए। अपने महाकवि ने बोला भी है, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो कि जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो को, कुछ काम करो कुछ काम करो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।